बैंक ऑफ अमेरिका ने बोला है कि जो रुपया है वो आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा हेडविंड फेस कर सकता है, मतलब रुपया के अंदर काफी मेजर फॉल दिख सकता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ के ऊपर आज डिसीजन आने वाला है, तो आज का दिन इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है और इसका क्या इंपैक्ट होगा ये भी एनालिसिस करेंगे। और सोने और चांदी के ऊपर तो हम सबकी नजरें हैं, लेकिन जो कॉपर है ये भी काफी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है और जो सोना और चांदी है ये तो अलग तरीके से ही रॉकेट बनते हुए दिख गए हैं। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ डिसीजन के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली लोअर कोर्ट के अंदर जो ट्रंप है वो ऑलरेडी टैरिफ को लेकर के हार चुका है। यहां पे 20 to 23% चांसेस है कि जो ट्रंप का टैरिफ है ये लगा रहेगा, अदरवाइज 70% से ज्यादा चांसेस हैं कि जो टैरिफ है ये हट जाएगा। अब शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत अच्छी न्यूज होगी इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन रुपया के लिए, क्योंकि हम पे जो 50% का टैरिफ लगा है ये हटता हुआ दिख सकता है। लेकिन एक और चीज यहां पे नोट करने वाली है, ट्रंप के ब्यूरोक्रेट्स ने ऑलरेडी एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सोच करके रखा है कि अगर ये टैरिफ का इशू खत्म हो भी जाता है तो भी हमें इस टैरिफ से कैसे डील करना है और कैसे पूरी दुनिया को टैरिफ के जाल में फंसाना है। क्योंकि जो ट्रंप है उसकी शुरुआती टैरिफ से हुई थी और अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी ट्रंप ने फैलाई हुई है, जिस वजह से कल की मार्केट में जो डॉलर था वो दबा करके गिरा। इसी के साथ साथ जो कोर्ट का डिसीजन है वो भी ये उम्मीद दिखा रहा है कि जो ट्रंप है उसका जो टैरिफ है वो हटता हुआ दिख सकता है। अब जब डॉलर गिर गया, ट्रंप के टैरिफ हटते हुए दिख गए, इसी के साथ साथ एक और बैड न्यूज आई। इसी के साथ साथ एक बैड न्यूज आती है कि जो आइस है उसने अपनी पावर का मिस यूज करना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट फेडरल एजेंसी है जिसको हम आइस के नाम से जानते हैं। अब इस आइस को बनाया गया था कि जो इमिग्रेंट आ रहे हैं अगर वो अच्छे काम नहीं कर रहे या फिर बेसिक तौर पे गलत तरीके से इमिग्रेट कर रहे हैं, जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको उठा करके डिपोर्ट करना, इसीलिए इसको बनाया गया था। अब ये जो आइस है ये यूएस के लोगों को परेशान करने लगा है। जैसे काफी सारे लोग इंडिया से सपोज करो 15 साल 20 साल 25 साल पहले यूएस चले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने अपना घर वर बना लिया, अब उन्हें पीआर भी मिल गया। लेकिन अगर उनका सामना आइस के साथ होता है तो ये बहुत ही बदतमीजी से उनको परेशान करते हैं। तो इस वजह से जो यूएस है उसके अंदर मेजर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब जब प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो ये बोला जा रहा है कि यार ये जो आइस है इसको बंद करो, ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर जो डॉलर है वो गिरना शुरू करता है और जो यूरोपियन करेंसी है वो बूम करना शुरू करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, डॉलर ड्रॉप कर रहा है और यूरो गेन कर रहा है। अब इससे जो गोल्ड इन्वेस्टिंग है वो बढ़ जाती है। अगर आप कल गोल्ड के प्राइसेस देखोगे तो इन्होंने एक बार फिर से ऑल टाइम हाई मार दिया है। अगर आप देखोगे रिसेंटली ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई मार दिया है और चांसेस हाई है कि जो गोल्ड है ये यहां से दबा करके ऊपर ही जाता हुआ दिख सकता है। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं, मैं सिल्वर की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब दुनिया में अनसर्टेनिटी है तो गोल्ड को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप देखोगे रुपया गिर रहा है, गोल्ड भाग रहा है। अगर आप देखोगे डॉलर गिर रहा है, गोल्ड भाग रहा है। क्रूड ऑयल गिर रहा है, गोल्ड भाग रहा है, क्योंकि अब वेनेजुएला पे यूएस ने कब्जा कर लिया और बोल दिया कि भाई आपको $2 बिलियन के आसपास का हमें क्रूड ऑयल देना पड़ेगा। ठीक है, अब वेनेजुएला यहां पे खराब हो रहा है, यूएस के ऊपर जो ट्रस्ट था लोगों का वो हटता जा रहा है। अब क्यूबा को भी धमकी दे दी है और ग्रीनलैंड को भी। तो इस वजह से जो डॉलर है वो अब धीरे धीरे करके वीक होता जाएगा, क्योंकि अब लोगों को यह समझ आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से जो गोल्ड है वो आपको भागता हुआ दिख रहा है। इवन काफी सारे एक्सपर्ट तो ये तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो गोल्ड है वो 3 लाख रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। तो गोल्ड के अंदर जो रैली आ रही है इसकी रुकने की उम्मीदें काफी कम है। इसी वजह से चाहे गोल्ड हो या सिल्वर ये भागता जा रहा है। लेकिन चीजें यहां भी नहीं रुकती है। अगर आप देखोगे जो कॉपर है इसके अंदर सप्लाई कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, दुनिया भर में डेटा सेंटर, एआई, ईवी, इसकी बूम चल रही है। मतलब अगर आप देखोगे गूगल आया, गूगल ने बोला बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट आया, उसने बोला हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारा का सारा डेटा सेंटर में पैसा आ रहा है। अब डेटा सेंटर में सिल्वर भी काफी ज्यादा यूज होता है। इसी के साथ साथ जो डेटा सेंटर की वायरिंग होती है वो प्योर कॉपर से बनाई जाती है। अगर आप यहां पे नॉर्मल वायर को यूज करने की कोशिश करोगे तो जो वायर है वो जल जाएगी। इसी वजह से जो कॉपर है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। सेकंड चीज, अब डेटा सेंटर बनता है तो काफी हीट जनरेट होती है और उसको ठंडा करने के लिए भी वायरिंग की जरूरत होती है। अब वो भी जो वायर होती है वो भी कॉपर पे ही बनती है, जिस वजह से कॉपर और भी ज्यादा डिमांड में आ चुका है। चाहे ईवी हो गई चाहे सेमीकंडक्टर, यहां पे जो कॉपर है इसकी डिमांड बढ़ती ही जाने वाली है। बट यहां पे एक और मस्त चीज आती है कि 17 ईयर्स लगते हैं आपको अगर आपको कॉपर की नई माइनें खोदनी है। मतलब 2040 के आसपास आपको टाइम लग जाएगा
अगर आपको नई माइन खोद के उसे प्रोडक्शन में लाना है। चीजें यहां भी खराब नहीं होती। अगर आप 2026 में देखोगे तो 24 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन है इस समय पे दुनिया के अंदर, लेकिन जो डिमांड आ रही है 2040 तक ये 50 बिलियन टन के आसपास की आ रही है। तो मतलब कॉपर के अंदर भी काफी मेजर ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसीलिए अगर आप स्टॉक्स देखोगे जैसे हिंडल्को इंडस्ट्री होगी काफी तेजी से भाग रही है, वेदांता हो गया 6% अपर सर्किट मार दिया। क्यों? क्योंकि जो कमोडिटी है ये अब बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है पूरी की पूरी दुनिया के लिए। अब मजेदार बात यह है कि आप अभी तक गोल्ड और सिल्वर देख रहे हो और कॉपर रॉकेट बना फिर रहा है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये है कि यार ये जो अपडेट्स आते हैं ये आप तक पहुंचेंगे कैसे, और आपको कोई बताता क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक ये न्यूज बाहर आती है तब तक तो काम हो चुका होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूं जो कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है और आपकी हेल्प करता है आपके पोर्टफोलियो को अपडेट करने में, मैनेज करने में। पोर्टफोलियो में कोई भी ओवरलैप आया है या कोई नया म्यूचुअल फंड आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको इंसाइट देता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा काम कर रहा है, और आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग में हेल्प करता है। जहां पे आपके पास हजारों प्लेटफॉर्म है लेकिन आपको यही नहीं पता चलता कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड खराब हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपकी इसमें भी हेल्प करेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड खराब है, कौन से लो रिस्क हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड है, यहां पर आप आकर के ढूंढ सकते हो। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है रुपीजी। यहां पे आपको अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। रुपीजी के ऊपर एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड। ये फंड ऑफ फंड क्या है और इसका अंडरलाइन एसेट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ईडलवाइज का सिल्वर ETF इसका अंडरलाइन एसेट है, और क्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहां पे अंडरलाइन एसेट में दिख रहा है, और ईडलवाइज का ही गोल्ड ETF मिल रहा है। मतलब पहले क्या होता है कि अगर आपको इस समय पे एक गोल्ड का ETF चाहिए तो आप जाके पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, फिर जाकर के आप सिल्वर में इन्वेस्ट करोगे, तो इसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो ईडलवाइज का गोल्ड एंड सिल्वर ETF है, यहाँ पे जो भी आपका पैसा आप डाल रहे हो ये 50-50 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो अंडरलाइन एसेट है वो कौन से है, वो ईडलवाइज का सिल्वर ETF है, और जो ईडलवाइज का गोल्ड ETF है यही इसके अंडरलाइन एसेट में आपको दिख रहा है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे ये जो फंड ऑफ फंड है ये आपको हाई ग्रोथ वाला दिख रहा है। क्यों दिख रहा है अब ये समझो। गोल्ड और सिल्वर आने वाले टाइम पे ग्रो होने वाले हैं, बिकॉज जो डिमांड इस बार आई है वो काफी ज्यादा रियल डिमांड हम मान सकते हैं। अब जो गोल्ड है ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया में अनसर्टेनिटी है, और सिल्वर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है। तो इस सिचुएशन में दोनों जगह इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है और जो ग्रोथ पोटेंशियल होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो इस केस के अंदर अगर एक म्यूचुअल फंड लेना हो और ज्यादा हेडेक ना पालनी हो, दोनों के दोनों आपको कमोडिटी चाहिए हो, तो ये वाला जो म्यूचुअल फंड हो सकता है ये बढ़िया हो सकता है। इसके ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए क्योंकि इसका अल्फा नॉर्मल ETF से थोड़ा सा ज्यादा आपको दिख रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं कॉपर की बात करूं, क्योंकि कॉपर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो ICICI पोटेंशियल निफ्टी मेटल ETF आता है एक, जो आपको मेटल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे टाटा स्टील हो गई, हिंडाल्को इंडस्ट्री हो गई, JSW स्टील हो गई, वेदांता हो गई। वेदांता 6% के आसपास बढ़ी है और इसके अंदर मेन आपको पोजीशन बिल्ड होते हुए दिख रही है। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग ईजी करनी है, सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से सलाह लेनी है, सो रुपीजी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब यहां पर एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, जैसे हिंडाल्को हो गया, वेदांता हो गया, या हिंदुस्तान कॉपर हो गया, क्योंकि यहां पर भी तो कॉपर प्रोडक्शन बढ़ रही है। यहां पर एक चीज समझो, आपको इन सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करने आती है? मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में लोगों को नहीं आती, क्योंकि जो कमोडिटी होती है ये सिक्लिकल होती है। सिक्लिकल मतलब जब ये बुरी साइकिल से जा रही होती है तब इन कमोडिटीज के अंदर हमें इन्वेस्ट करना होता है। जब ये साइकिल पीक करती है तो यहां से एग्जिट करना, इसको टाइम करना आपके मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। सेकेंड चीज, जो कमोडिटीज होती है इनकी साइकिल 10-10 साल की होती है। मतलब कई बार अगर आप देखोगे, जैसे लैंड एक तरीके की कमोडिटी हम मान सकते हैं, कई बार 10 साल तक जो प्राइस है वो नहीं बढ़ता, फिर अगले 10 साल तक बढ़ता रहता है। सेम चीज आप गोल्ड के साथ अभी देख रहे हो, सिल्वर के साथ अभी देख रहे हो, और कॉपर के साथ आप देखने वाले हो बहुत जल्दी, राइट। तो कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है कमोडिटी में, ये इंपॉर्टेंट है। अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा रखना चाहिए, क्योंकि कमोडिटीज जब गिरती हैं तो 50% गिर जाती हैं, जब बढ़ती है तो कहां तक जाती हैं किसी को नहीं समझ आता, राइट। और दुनिया में जिस हिसाब से ट्रांजिशन हो रहा है, हम एक ऐसी जनरेशन हो सकते हैं जिसने इस लेवल की कमोडिटी की शॉर्टेज दुनिया में देखी है। और इन सब के पीछे सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी के अंदर जिस हिसाब से चीजें बदल रही हैं, यहां से चीजें बदलती ही जाएंगी। इवन अगर मैं कॉपर की बात करूं तो जो यूएस है उसने क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में कॉपर को रख लिया है। तो कॉपर की डिमांड कितनी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या कहा इंडियन रुपया को लेकर के, कि इंडियन रुपया में क्या खतरा है। अब इंडियन रुपीस की बात करें रिसेंटली, तो अगर आप देखोगे वो 90 क्रॉस कर चुका है पर डॉलर के हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है,
प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम कहते हैं रुपया गिरता है तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, ये एक्सपोर्ट का कहना है, इसलिए काफ़ी लोग खुश हो रहे थे जब रुपया गिर रहा था। बट प्रॉब्लम क्या है, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड देश हैं। इंपोर्ट ओरिएंटेड देश का मतलब हो गया कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं करते। तो ये जो रुपया गिरना है, इससे जो हमारा रिजर्व है, जो डॉलर में हमने रिजर्व रखा हुआ है, वो एक मेजर इंपैक्ट से गुजर रहा है। तो इसी वजह से जो रुपया है वो गिरता जा रहा है। अगर आप देखोगे जब जब रुपया गिरता है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई डॉलर को बेच देता है। लेकिन अगर आपके रिजर्व में ही डॉलर कम पड़ा हो, क्योंकि आप एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे, आप नेट नेट इंपोर्टर हो जाते हो ईयर एंड के अंदर, तो यहां पे मेजर इशू आता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हम नेट इंपोर्टर हैं तो अभी तक हम पैसा कमा कैसे पाए थे, हम हमेशा सरप्लस में कैसे आते थे। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी आईटी इंडस्ट्री, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा डॉलर कमाया करते थे। लेकिन इन्फोसिस का रिजल्ट देखो, विप्रो का रिजल्ट देखो, उनकी ग्रोथ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर मैं आईटी कंपनीज की बात करूं, इंडियन आईटी कंपनीज की। सेकंड, जो फॉरेन मनी था वो इंडिया में आता था, जिस वजह से भी हम काफी सारा पैसा बना लेते थे डॉलर टर्म्स के अंदर, राइट। हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, दुनिया इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर, इसलिए हम हमेशा सरप्लस बच जाता था, एंड ऑफ द डे सरप्लस में आते थे। तीसरा सबसे बड़ा रीजन होता था रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब जो हमारे बच्चे हैं जो दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं, वो इंडिया के अंदर पैसा भेजते थे, जिससे क्या होता था, हमारा जो पैसा था वो सरप्लस चला जाता था, हमारा जो रिजर्व था नेट नेट वो सरप्लस जाता था। मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हम, दुनिया हम में इन्वेस्ट कर रही है, हमारी कुछ कंपनीज जो ग्रो कर रही है वो मेजर पैसा कमाती थी। लेकिन आज 2026 में हो क्या रहा है, फेडरल रिजर्व अगर यहां से रेट बढ़ा देती है, फेड यूएस की रेट बढ़ा देती है, तो डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपया और गिर जाएगा। दूसरी चीज, लास्ट 2 साल से एफआईआई इंडियन बाजार को छोड़ करके भाग रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमने क्या बोला, सरप्लस क्यों बचता था हमारा, क्योंकि एफआईआई पैसा डालते थे। लास्ट 2 साल से क्या हो रहा है, एफआईआई पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, तो जो सरप्लस एक था हमारा वो खत्म होता जा रहा है, जिस वजह से रुपया गिर रहा है। अगली चीज आती थी रेमिटेंस। रेमिटेंस अभी तक इंटैक्ट है, जो बाहर के बच्चे हैं हमारे वो इंडिया पैसा भेज रहे हैं, उनके लिए काफी बढ़िया चीज है। क्यों, अगर यहाँ पे एक जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए है और पहले वो 1 करोड़ रुपए उनका XYZ अमाउंट में बनता था, आज की डेट में उससे कम अमाउंट में बन जाएगा, राइट। तो अगर आप बाहर देश में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फायदा है। दूसरी चीज, एफआईआई क्यों नहीं आना चाहते इंडिया, पहली चीज होगी लॉन्ग टर्म टैक्स, दूसरी चीज होगी शॉर्ट टर्म टैक्स जो 20% के आसपास है, तीसरी चीज हो गई 5% का डेप्रिसिएशन, कि भाई डेप्रिशिएट हो रहा है आपका जो रुपया है वो 5% के आसपास। तो अगर मैं 1 लाख रुपए इंडिया में ला रहा हूँ डॉलर टर्म्स में, मैं निकालूंगा 16% के रिटर्न के बाद भी, तो भी कोई फायदा नहीं है, मैं वहीं पे 1 से 2% ही कमाऊंगा। क्यों, 5% रुपया डेप्रिशिएट हो गया, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने 20% ले लिया। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो डॉलर है वो भी वीक हो रहा है, तो रियल मनी मैं बना ही नहीं पा रहा। इस वजह से जो एफआईआई है वो इंडियन मार्केट को छोड़ के जा रहा है, और जो रुपया है उम्मीद लगाई जा रही है कि 95 आपको टच करता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ साथ एक और इशू आ रहा है कि जो इंडियन इन्वेस्टर है उसको बाहर इन्वेस्ट करने से रोका जा रहा है। 7 लाख रुपीज या उससे ज्यादा अगर आप बाहर इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको टीसीएस देना पड़ता है। मतलब पैसा फंस गया, वो मिल जाएगा आपको, लेकिन वो फंस गया गवर्नमेंट के साथ, जब आईटीआर भरोगे तब मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट करना चाहते हो बाहर, तो टैक्सेस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। इसके अलावा आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, जो बाहर के देशों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे जो म्यूचुअल फंड हैं उनके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन समवेयर अराउंड 2 बिलियन टू 7 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुकी है। मतलब इससे ज्यादा कोई म्यूचुअल फंड बाहर इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। तो एक जो बेनिफिट होता था हमें ग्लोबल मार्केट का, वो भी नहीं होता जा रहा है। इसलिए एआई हो गया, डेटा सेंटर वाले ईटीएफ हो गया, आप देखोगे इंडिया के अंदर नहीं मिलते। क्या ऐसा नहीं कोई फंड ऑफ फंड बना दिया जाए, बना सकते हैं ना, मिराई एसेट ने कोशिश करी थी, लेकिन है ही नहीं, क्यों, चलने ही नहीं मिल रहा हमारे, राइट। तो ये भी एक मेजर इशू आपको देखने को मिल रहा है। तो रुपीज को जरूर चेकआउट करना कि कहां पे इन्वेस्ट करना, कहां पे इन्वेस्ट नहीं करना, आपकी हेल्प वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।